इमाम साहब, अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में? नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर सही जो हो रहे हैं रजिस्टर ना? अभी काजी पहले के इस पास बात है, का जवाब लेकिन दीजिए, अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? यकीनन सब सही हो रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है उसका? नहीं, क्या क्यों नहीं होना उसका चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? मत बोला करो यार। पहले क्या तरीका है भाई? देखिए, वो चाहती है कि उनकी शादी क्या तरीका मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। क्यों आप बोल मुझे बोलने रहे? नहीं, दो। आप ही बोलिए कि क्या गलत आप तरीका बोलोगे है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये आप सारी बोल नहीं शुरुआत पाओगे। आपने की है। सुनो, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी एक साथ की बात कर नहीं सकती बोल हूँ। सुनो, नहीं, आप मेरे गलत बीच में चीजें मत क्यों बोलो, बोल रहे हो कि निकाह गलत हो सुनो रहा मेरी है? बात। निकाह अलग है, आज शादी का तक- रजिस्ट्रेशन सुनिए, अलग है। हजरत, शादी सब अपने एक रीति मिनट। रिवाज के हिसाब से करते हैं। ऑडियंस अब भी इसमें कुछ गवर्नमेंट का कहना चाह रही है आप registration लोगों पूछिए ना से। महिलाओं से। अपनी बात सब पूछिए। महिलाओं की बात भी यही करेंगे, मैं पुरुषों की भी बात यही करेंगे, इमाम की भी बात यही मेरी करेंगे। बारी भी आने दीजिए आप प्लीज, मैं भी बोलिए। हूँ यहाँ पर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मेरा इस्लामिक माइंडसेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंडसेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये के माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना बगावत सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो कर भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। आप दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? क्या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने? आप कुरान बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शैतान वाला गलत काम बात। कर रहे तर्जमा हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी क्या आप ये ऐतराज कह रहे हैं यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके उनको मेरा थोड़ी कसूर है। उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज दीन यही का था कि खंजर लेके अगर- लोगों को बरगलाते फिरते अगर- हो। आप कुछ नहीं आप जानती। उनको नहीं बोल रहे कैसे बोल रहे हैं कि शैतानी रास्ते पे चल हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, इसलिए वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जमा कर दिया। थोड़ी सी मैंने अकल भी कर आइए, दिया थोड़ी सी अकल आइए, कर लीजिए थोड़ी सी। सर, थोड़ी सी लीजिए। अगर एक दूसरे को बोलने गलत जगह क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, शांत। गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या गलत है? आप- क्या का तरीका मेरे गलत है? खिलाफ ही अगर करने की कोशिश होगी मुझे आपने। मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं अरे, एक समझता। सेकंड। आदमी समझता हूँ एक सेकंड, किसी को भी प्लीज 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 ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। कर रहा ये हूं। सरता से जुदा की आप समझ नहीं रहे हैं? के चक्कर में एक पूरी सेकंड, दुनिया को बर्बाद कर रही है। बोलिए तो ये कर क्या रहे हैं? एक तो सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़े ना रोजे की ना किसी चीज की कर रही है। चलिए मुझसे तमीज से बात कर रहे ये एक सेकंड, बात करने का तमीज दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे अगर ना उड़े तो मेरे मुंह के दबा नहीं, दो। मेरा भी बोलेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड। खुद जो वक्त के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला खुद ओवैसी साहब करके बैठे हुए हजारों करोड़ का। तो सबसे बड़ा डर उनको ये नहीं कि कौन को फायदा पहुंचे वक्त की प्रॉपर्टीज के नाम पर, उनको खतरा है कि हमारे हाथ से ये सारी चीजें चली जाएंगे। सारा देश जानता है, लेकिन मैं आपसे पूछ मैं रहा तो हूँ, दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। आपका सबसे काम बुरा। विरोध करना है, मुझसे वो बुरा आप दुनिया में करें। कोई नहीं, लेकिन ये सवाल का जवाब दे दो, लेकिन मैं संशोधन आपसे क्या-क्या पूछ रहा हो हूँ रहे कि हैं? आपको संशोधन में ऐतराज क्या है? क्या बनाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी सारी जगह है, 9 लाख एकड़ जगह है। अरे जब मैं कह रहा हूँ 2 मंदिरों के पास उससे ज्यादा अधिक तो उस पे तो संपत्ति और टैक्स जाता है ना, पैसा सरकार के अगर पास ये जाता है हम सारी बात चीजें, अगर किस रख तरह रहे की हैं बातें मगर कर रहे हमें हैं? किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश जी, अगर जायज अंदेशे होते तो हमारे देश में सीए के नाम पर लोगों को कितना वर्गलाया गया और जगह जगह पर शाहीन बाग बनाए गए और महीनों तक पूरी जिंदगी को रोका गया। कितने ही लोगों की जाने गई, कितने लोगों के कारोबार ठप हुए और कितने ही लोग जेलों में गए। लेकिन सबसे पहली बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो कभी भी कान को हाथ लगा कर नहीं देखते कि कौवा लेकर गया है या नहीं गया है। लेकिन ये जो लोग शोर मचाते कि कौवा कान ले गया, इनकी आवाज पे सब दौड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ये लोग किस लिए इस तरह से बार बार एक ही पैटर्न पे कौम को वर्गलाते हैं। क्यों बार बार कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी पॉपुलेशन बिल के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक बिल के नाम पर। अगर कोई सरकार अमेंडमेंट कर रही है
देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून, जितने भी नागरिक हैं उनके बारे में सोचना, उनको हर अधिकार, उनको सुरक्षा फराहम कराना। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, जो कौम के लीडर्स का काम था, आपने कभी नहीं सोचा कौम की फलाह बहबूदी तो के आप नाम ये पर। कह रहे हैं? मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूँ दिनेश जी, ये ओवैसी साहब जो आज यहाँ पर बैठ के कहें कि तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें छीन ली जाएंगी, किसकी कब्र छीन ली गई? यहां से ज्यादा मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। रशीदी साहब, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। खुद जो वक्फ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला खुद ओवैसी साहब करके बैठे हुए हजारों करोड़ का, तो सबसे बड़ा डर उनको ये नहीं कि कौन को फायदा पहुंचे वक्फ की प्रॉपर्टीज के नाम पर, उनको खतरा है कि हमारे हाथ से ये सारी चीजें चली जाएंगे, जो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम्स ये लोग करते हैं। हाजिर अंग्रेज उन्हीं की पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे साबित करें। ये चर्चा बहुत सारी बड़ी बातें हो रही है इस चीज लेकर, और वक्त के नाम पर चाहे वक्त प्रॉपर्टीज के रेंटल्स की बात हो, चाहे उनके कब्जेदारी की बात हो, नहीं आप ये बताइए ना किसके कब्जे में प्रॉपर्टी, किसकी जिम्मेदारी है? मैं बता रहा हूं ना, कौन को जो फायदा पहुंचना चाहिए। आपने एआईएमआईएम को लेकर ओवैसी को लेकर एक बात कही है, जरा उसका जवाब सुन लीजिए। 1000-3000 करोड़ का घोटाला एक सेकंड एक करके। ये नैरेटिव बनाया गया कि डिफेंस और रेलवे के बाद जो है वक्फ के पास इतनी बड़ी संपत्ति है। नैरेटिव नहीं, सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है, सुन तो लीजिए, ये सच्चाई नहीं है। 2 मंदिर ऐसे हैं साउथ में जिनकी 3 गुना ज्यादा जो है संपत्ति और पैसा उनके नहीं, उससे क्या ये बात, उससे क्या ये बात गलत हो जाती है? अरे सर, क्या ये तथ्य गलत हो जाएगा उस तथ्य की वजह से? नहीं, वो ये सच्चाई नहीं है क्या देश की? क्या बनाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इतनी सारी जगह है, 9 लाख एकड़ जगह है। अरे जब मैं कह रहा हूँ 2 मंदिरों के पास उससे ज्यादा अधिक तो उस पे तो टैक्स जाता है ना, सरकार के पास जाता है, सारी चीजें किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सरकार रेलवे की जमीन बेच रही थी, एयरपोर्ट बेच रही थी और रेलवे स्टेशन बेच रही थी। अब सरकार चाहती है कि अडानी और अंबानी को ये जो वक्फ की जो संपत्ति है, और देखिए जो अडानी का, अंबानी का जो घर बना हुआ है, किसने बेचा? वो वक्फ बोर्ड वालों ने बेचा भाई। अच्छा, किसकी सरकार है? ये जो आप सुन रहे हैं ना, किसकी सरकार? मैं इसलिए ईमान साहब आपके सामने ये तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज में रख रहा हूं। ताजमहल तक को ये बता दिया जाता है कि वक्फ की संपत्ति है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इसमें वाकई इतनी पेचीदगियां हैं कि कई पॉइंट ऑफ व्यूज की इसमें गुंजाइश है, या वो लोग जो सियासत करना चाहते हैं वो एक राय नहीं बनने दे रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा है कोई। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें क्या हो रहा है कि सियासत ज्यादा हो रही है, और उस सियासत की वजह से उसको मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। असल में इस जो संशोधन है वो समय के अनुसार होता है। अब उसमें अगर वक्फ में संशोधन हो रहा है तो उसमें एक तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इसमें जो मामला चल रहे हैं, तो इसमें अभी हम लोगों को इस पर एक होकर उस पर बिल्कुल सामने आने वाला है। जवाब तो दे दो, आपने वक्त बिल को पढ़ लिया? बिल्कुल बताइए क्या कमी है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कमी है उसमें, क्या संशोधन हो रहे हैं? आप एक मिनट संशोधन क्या क्या, आपको क्या कमी लग रही है आप बताइए। संशोधन क्या क्या हो रहे हैं वो बता, आप बताइए आपको कमी क्या लग रही है। देखिए ये क्या बात है, संशोधन क्या क्या हो रहा है? आपने उनसे सवाल पूछा तो बदले में उन्होंने भी सवाल पूछा, बताइए ना, का जवाब दीजिए तो उनको ये मुतमईन हो जाएंगे कि आपको सब पता है इस बारे में। आप कमी बताइए उसमें क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे तो आपका नजरिया, सर मेरे सवाल का जवाब आपका नजरिया सारा देश जानता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, आपका काम विरोध करना है वो आप करें, कोई नहीं, लेकिन ये सवाल का जवाब लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको संशोधन में एतराज क्या है। इमाम साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ उनकी बात का, ये मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तरह से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया, जवाब नहीं दिया पूरा से। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं दे रहा हूँ। सुनिए अब एक सेकंड सुनिए, अब आप लोग जरा एक बाइट और सुन लीजिए। नहीं अब आगे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पर उलझ कर रहूंगा तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जरा ये सुनिए, यहाँ बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। इमाम साहब का ओपिनियन उसमें लूंगा, और प्लीज फॉर्मेट का और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जरा सुनिए। मुझे बोलने दीजिए। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हजरत आप चीफ इमाम हैं, इस तरह के मामलों पर ये टिप्पणियां, इसको आप कैसे देखते हैं?
दरअसल इन्होंने जो क्या सही कहा, इनका मकसद क्या था कहने का? ये मकसद ये बता रहे हैं कि विवाह को लेकर जी। इनका ओपिनियन क्या है, विवाह की उम्र को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, और जिन शब्दों में जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी बदरुद्दीन साहब को नहीं, क्योंकि अभी तो विवाह का तो हमारे यहाँ 21 18 साल से ऊपर उम्र जो है सरकार ने जो तय किया प्रस्ताव लाया था समान उम्र करने का लड़का और हेमंत बिस्व शर्मा अभी एक बिल भी लेकर आए, आपको मालूम होगा। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी के पास रजिस्टर होने के बजाय ये अब जो निकाह होंगे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होंगे। हाँ तो क्या बुराई है? नहीं, अब उसको लेकर वहां ये भी कहा गया कि हमेशा एक वर्ग विशेष को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है। अगर कोई कानूनन कोई चीज सही तरीके से की जा रही है तो उसमें कोई एतराज क्या है इसमें? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जाने वाले काम, उनकी तरफ से लाए जाने वाले जो बिल हैं, जो संशोधन हैं कानूनों के, वो सब सही लगते हैं? नहीं, अभी यकीनन देखिए क्या है कि इमाम साहब अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में। नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की नहीं, बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर सही जो हो रहे हैं रजिस्टर ना? अभी काजी पहले के इस पास बात है, का जवाब लेकिन दीजिए, अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? यकीनन सब सही हो रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब नहीं, उसका? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है उसका? नहीं, क्या क्यों नहीं होना उसका चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? हाँ, प्लीज। ऐसे मत बोला करो यार। क्या पहले तरीका है भाई? देखिए, वो चाहती है कि उनकी शादी क्या तरीका मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। आप मुझे बोलने दो नहीं, ना। आप ही बोलिए कि क्या आप गलत तरीका बोलोगे है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये आप सारी बोल नहीं शुरुआत पाओगे। आपने की है। सुनो, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी एक साथ की बात कर नहीं बोल सकती हूँ। पाओगे। सुनो, नहीं, आप मेरे गलत बीच में मत चीजें क्यों बोलो। बोल रहे हो कि निकाह गलत हो सुनो रहे मेरी हैं? बात। निकाह अलग है, आज शादी का तक- रजिस्ट्रेशन सुनिए, अलग है। अगर- शादी सब अपने रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। ऑडियंस भी इसमें कुछ कहना चाह रही है आप लोगों से। पूछिए ना नहीं, मैं महिलाओं से। अपनी बात सब बोलिए। महिलाओं की बात भी यही करेंगे, मैं पुरुषों अपनी की भी बात बात पूरी यही करूंगा। करेंगे, इमाम की भी बात यही करेंगे। मेरी बारी भी आने दीजिए हाँ, प्लीज। मैं भी बोलिए। हूँ यहाँ पर, मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए जरूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहां पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूँ। मैं एक देता हूँ सेकंड। जवाब। अरे मुझे भी तो बोलने आपके पास आता हूँ, बोलिए। आप मुझे देखिए, बोलने नहीं दे रहे। नहीं, आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कम से बाल कम आप विवाह महिलाओं के क्या लिए एक बुराई ये नहीं तथ्यों है, पे और मैं बात क्या कर रही समाज हूँ। को किसी भी नहीं आ रहा हूं सर, ऐसे मत कीजिए। इधर माइक नहीं, एक सेकंड, एक और दूसरा सवाल प्लीज, जल्दी से हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से उस शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीदी, सुनिए, साजिद रशीदी, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो। सरकार का प्रोपोगेंडा आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं। हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, उनका सवाल सीधा है मैं सर। जवाब पे ही आ रहा हूँ। उमर जवाब पे ही आ से रहा नहीं हूँ। होता सर, वो मैं ये कह जवाब रहे पे हैं ही कि आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है अरे वहां सुनिए, पर- जवाब पे ही आ रहा हूँ, जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, सुनिए, सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ, कुछ देखिए। नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। इससे अच्छा मैं नुकसान क्या है, आप सुन तो इतना बता लीजिए, दीजिए। सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी सीएनआरसी पर बात आई, मैं लेके चल रहा हूँ उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले। किसी की माँ है उसमें, किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी उनको साहब ये गलत कह रहे हैं बहकाया कि जाएगा, बीवी उनको बदल दी गलत इस्तेमाल जाएगी। होगा उनका।
उनका आप गलत कह रहे हैं इस्तेमाल कि होगा। निकाह रजिस्टर हो संविधान गया, पे कौन चल रहा बाद में है? हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकल आए? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा मैं से ये पूछो। कह रहा हूं कि अगर ये हेमंत कहीं विश्व शर्मा से नहीं, पूछो। आप अपवादों को ये हेमंत नियम विश्व शर्मा बनाएंगे। से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। आप अपवादों को नियम आप बनाएंगे। पूछो उनसे। नहीं, आप अपवादों को पूछो नियम उनसे। बनाएंगे। आप अपवादों को आप नियम सवाल कर बनाएंगे सकेंगे क्या? हेमंत विश्व शर्मा आप से? जरा- नहीं कर पाएंगे। आप जरा ये मैं ये भी नहीं समझ कर लूं। पाएंगे आप। अब इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं, 1 नेशन कौन 1 सा इलेक्शन की फॉर्मेट, बात कौन भी सा हो रही प्रोग्राम है। लेके अभी चल रहे हैं? कश्मीर और हरियाणा में हम चुनाव देख रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के मंत्री, वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वही बात तो हम भी कहते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जहाँ तक बात है, ये तो देश हित में है और एक अच्छी बात है। हम इसका समर्थन करते हैं और होना भी चाहिए, और सब एकजुट हैं और तमाम साथ। जहाँ तक 370 की बात है, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं जब 370 आर्टिकल से पहले जब मैं कश्मीर गया था, वहाँ की हालात और अभी जब आर्टिकल 370 हटने के बाद के जो हालात, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जो वहाँ तरक्की मिली, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोगों ने मुझे जो बताया, वहाँ के लोगों ने जो खुशहाली बताई, वहाँ कारोबार लोगों के बढ़ गए, वहाँ लोगों के कारोबार बढ़ गए, टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ के इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया, तो लोग वहाँ के खुश हैं। आपके देखिए, आपके बोलने से नहीं होने, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, हमारा वहाँ की आवाम उधर चलिए सर, आप मुझसे मुखातिब रहिए। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जुबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान की जुबान है? मैं ये जानना चाहता हूं। बिल्कुल पाकिस्तान की जुबान है और देश विरोधी जुबान है, ये नहीं होनी चाहिए। एक देखिए, जब ये देश हित अब ये में 370 हटा देश हित में, हम उसे देश हित में मानते हैं। जो देश हित में जो फैसला होता है उसमें सबके साथ खड़ा होना एक चाहिए। महत्वपूर्ण बात उधर से कही जा रही है जी। रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान परस्ती की बातें हैं तो इनको भगा फिर दें यहाँ इनका से। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हिंदुस्तान होना में चाहिए। अगर ये पार्टी इतनी देश विरोधी है तो वो कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों रखते हैं? यकीनन भगा दो। यकीनन मोदी कोई जी भी से हो, कहो चाहे कोई कांग्रेस को पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा वो देश विरोधी होगा, देश के खिलाफ उसको। उमर साहब ये बताइए, अब एक बात और कही जा रही है, एक सेकंड, आपकी बात पर आ रहा हूं, आप ही की बात पर आ रहा हूं। वाले ये संविधान की अवहेलना कर रहे हैं या ये संवैधानिक बात कर रहे हैं? ये जब भारत देश आजाद हुआ था, 300 आदमी थे संविधान को बनाने वाले में, उस संविधान की तरमीम करने वाले, उनके सामने जीरो भी नहीं है जो जिन्होंने संविधान बनाया था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर थे। और आज जो संविधान बना रहे उसके एतबार से जीरो भी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, ये हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये देश हित की बात कर रहे हैं या देश विरोधी बात कर रहे हैं? सर एक सेकंड, हाजिक साहब एक बात आपसे भी पूछता हूं। आप ये कह रहे हैं कि जीरो जो कह रहे हैं आप, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? आपने ये कहा 300। बाबा साहब के संविधान के बारे में आपने बताया, और अभी आप जीरो कह रहे हैं। अमेंडमेंट्स को लेकर आपका नजरिया क्या है? वो मसला ऐसे नहीं थे कि 46 को 86 मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या अमेंडमेंट्स को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं? संविधान में अमेंडमेंट्स की गुंजाइश होती है, नहीं होती? अमेंडमेंट करना देश हित के लिए है, अमेंडमेंट करना सवाल जनता उनसे के हित जवाब के आप लिए। दे रहे हैं। जनता के हित के खिलाफ होगा तो मैं जनता आपसे ये विरोध जानना करेगी। चाह रहा हूं, संविधान को आप ऐसा सैक्रोसेंट समझते हैं जिसमें कहीं कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है? अमेंडमेंट को आप हमेशा समझते हैं? सरकारों ने किया, 78 साल से किया, लेकिन देश की जनता के लिए किया, देश हित में किया। सवाल बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में ये माना जाता है इमाम साहब कि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ नर्म रवैया रखते हैं, इसलिए वो सवाल पूछा जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोच रखते हैं? बनना चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए, यस या नो? बनना चाहिए नहीं, या नहीं? अब देखिए, बात हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो आप वो बता दीजिए। यस या नो बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस या नो? नहीं, आप क्या समझते हैं? इसमें क्या लिखा हुआ है? वो मैं भी जानता नहीं, हूं। सुन, उसमें क्या लिखा हुआ है? तफसील में मत जाओ। आप कौन सा यस या नो? नहीं, बनना चाहिए या नहीं? आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? वो भी आपके काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका भी जवाब मेरा चाहिए या जवाब नहीं? आपसे कि आप हिंदू राष्ट्र को हाँ, क्या ना पहले हो समझते जाए। हैं? आप हिंदू राष्ट्र को क्या समझते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र क्या आप है? पहले हाँ ना का जवाब दे दिए, फिर समझ नहीं, लें। पहले हिंदू राष्ट्र है क्या आपकी निगाह में? एक सेकंड, आप बता दीजिए ना, आपकी निगाह में क्या आप है? बता सर, ये दीजिए क्या है? बनना चाहिए या नहीं? ये क्या है आपकी सर? निगाह में क्या है हिंदू आप राष्ट्र? मुझे बता ये क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है, क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा, आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में है, क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब, आपका अकीदा है इस पर? इस पर अकीदा है ना? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस सवाल को आप कैसे लेते हैं?
क्यों बोल रहे हो उसके ऊपर? इसके खिलाफ जो बात कहने वाले हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? एक सेकंड, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। आप बताओ, एक सेकंड आपका इसके ऊपर रुकिए, बताइए, आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अकीदा और किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा हमारा अकीदा क्या है? मजहब, हमारा इस पर हर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने के बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं। इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? अकीदा के लफ्ज़ कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया, और कौन से मदरसे से मौलवी है, आप बता दीजिए। ये लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आप बोले नहीं। सर अगला सवाल आपसे, अब तरक्की और विकास का एक जो फॉर्मूला है वो कहता है सबका साथ, आता हूं सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी। अरशद मदनी साहब को अगर आप सुने तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत इस समय सबसे दयनीय है और मुसलमान सबसे ज्यादा हाशिए में हैं, परेशान हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अगर हर एक पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का लाभ सबको बगैर भेदभाव के मिल रहा है तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है जो दूसरी तरफ से दिया गया? यकीनन यही तो दिक्कत की बात है आज के वक्त में। अभी आप देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा मिला तो मुसलमानों को मिला। अगर जैसे तरह की लाडली योजनाएं जो मिली वो मुसलमानों की मिली, या किसी को भी किसी भी देखिए चाहे अनाज हो, किसी भी योजना में। क्या ये कहा जाना कि आप सियासत में नहीं होके भी सियासी गोटियां खेलते हैं? कभी आप मोहन भागवत जी से मिलते हैं, कभी आप मोदी जी के बुलावे पर चले जाते हैं, आप कौम के बहुत सारे लोगों को नाराज करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चले जाते हैं। क्या आप ये सियासी डोरियां हैं जो बगैर सियासत में शामिल हुए खींचते रहते हैं? दरअसल मैं जो भी कोई कार्य करता हूँ इसमें सियासत नहीं है, मेरा राष्ट्र हित मेरे सामने होता है। कुरान कह रहा है और मैं ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। और ये अगर शैतान के कदम पर कदम चले तो इनकी जवाबदेही होगी हमारी। शैतान कौन है? शैतान किस पर शैतान की बात कहते हैं? शैतान की बात कर रहे हैं? अगर देश की बात करो तो शैतान, प्यार की बात करो। अभी नाम तो क्या कह रहे हैं? मैंने उसका तर्जुमा भी बता दिया, तब भी नहीं समझ रहे। देश की बात की तो इन्होंने कहा शैतान खुला घूम रहा है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कुरान ये कह रहा है ए ईमान वालो इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। वो कह रहे हैं शैतान कौन है? मैं कह रहा हूँ पूरी बात तो सुनो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना, प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं। मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं। ये आपके प्राण प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के आपके खिलाफ नहीं है। आपके खिलाफ नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है क्या? नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हो मूर्ति में? अब उनका जवाब जाना नहीं है। एक सेकंड, आप अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा इमाम साहब, एक सेकंड, इन्होंने कहा हिम्मत है प्राण प्रतिष्ठा की? इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन। नहीं तो ये क्या, ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए, एक सेकंड। कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा, ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल।
क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, कहां ले जा रहे हैं? अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इमाम साहब, ये दोनों बातें ये कैसे हो चूंकि सकती हैं? इमाम है, आपने इनकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम कैसे हो सकती हैं? है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, ना दुनिया की जानकारी, आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा? सिर्फ जाने पे जाहिर। एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पर फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा? दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलते मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए। कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे? मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह मैंने आज तक ये मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं। आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो कर भाई मेरी कीजिए मेरे खिलाफ कभी आपने सब ये आप दोबारा मत बोलिएगा। आप दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कुरान आप कह रहे हैं कि शैतान वाला काम कर रहे हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज यही था। दीन का खंजर लेके लोगों को बरगलाते फिरते अगर आप कुछ नहीं जानती, आप नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे कि शैतानी रास्ते पे चल? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, वो सही है, अगर आप शांत रहोगे तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया, थोड़ी सी मैंने भी कर दिया, थोड़ी सी सर। अगर एक दूसरे को बोलने, अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, गुलाम क्या है? आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका गलत है? अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं समझता, आदमी समझता हूँ, किसी को भी। प्लीज 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 ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। ये सरतन से जुदा समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो ये कर क्या रहे? एक सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं जानती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़ा ना रोजा की ना किसी चीज की कर रही है। मुझसे तभी समझ कर ये एक सेकंड बात करने का दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे, अगर ना उड़ा तो मेरे मुंह छेद मार एक सेकंड, एक सेकंड, तो अभी आप लोग लगातार ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कई बार सवाल करना लेकिन जवाब नहीं सुनने की जो आदत है, या वही जवाब चाहिए जो हम सुनना चाहते हैं। ये इधर माय वे और हाईवे वाला जो तरीका है कि केवल हमारे तरीके से चलिए वरना आप गलत हैं, उसी के चलते यहां से 3 लोग अभी आपको चले गए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये धर्म संकट तो अभी आगे जारी है, इसलिए अब आपको मैं इमाम साहब कहूंगा कि जरा मेरे साथ आए यहां और कुछ एक चीजों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर अपना नजरिया जरूर दें। हालांकि मैं ये देख रहा था कि आप जब कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, इधर आ जाइए, बहुत सारे लोगों को समझाना है
और ये मुश्किल काम है, तो आप ये क्यों कहते हैं, ये दिखाई दे रहा था। जी। और मैं जरा अंबर जैदी से भी समझूंगा कि जब इस तरीके की जो चीजें वो देखते हैं और धर्म की ऐसी व्याख्या वो देखती हैं तो कैसे उसको रिएक्ट करती हैं। लेकिन जरा जल्दी से ये देखिए और इस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा। एक लाइन में आपको बताना है कि इसको देखकर आपके जहन में क्या आता है। अब ये मैं प्ले करने वाला हूं 1 बाय 1। धर्म संकट। पहला, हिंदू, संविधान, मुसलमान, देश में खतरे में कौन दिखाई दे रहा है? देश में कौन खतरे में दिखाई दे रहा है? हिंदू, संविधान और मुसलमान। मतलब इन तीनों में से कौन है जो खतरे में दिखाई दे रहा है? कोई कह देता है हिंदू खतरे में है, कोई कह देता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान इस समय सबसे ज्यादा खतरे में है। आपको खतरे में कौन दिखाई देता है? मुझे तो कोई ऐसा खतरा दिख नहीं रहा। आपको कहीं कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब खतरे से मुराद क्या है कि क्या कहाँ हिंदू खतरे में है, कहाँ संविधान खतरे में है, कहाँ मुसलमान खतरे में? चलिए नेक्स्ट प्ले कीजिए। मुझको कोई यहाँ इनमें से किसी पर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला दिखाइए। क्या बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? आपका नजरिया क्या है? देखिए, कानूनन कोई भी काम कानून के दायरे में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो कोई भी एक प्रक्रिया बुलडोजर की कानून के दायरे में ठीक है। अगर कानूनन है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। कानून के दायरे में चल रहा है अगर बुलडोजर तो वो ठीक है। नेक्स्ट दिखाइए। अगली, क्या देश के विकास के लिए अगली साइड कहती है यूसीसी जरूरी है, हां या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये विषय राष्ट्रीय विषय है मुझे, और राष्ट्रीय विषय में मुझे लगता है कि इसका होना बेहतर होगा। यूसीसी होना राष्ट्र के लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा। कौम के लिए कैसा होगा? सभी के लिए अच्छा होगा, उसमें कौम भी आती है देश में। चलिए नेक्स्ट दिखाइए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है मुसलमानों का सच्चा रहनुमा कौन है, औरंगजेब या मोहम्मद अली जिन्ना? क्योंकि इनको बहुत बार बहुत तरीके से रहनुमा के तौर पर प्रोजेक्ट पोर्ट्रे किया गया है। इनमें से कौन दिखाई देता है आपको रहनुमा? मैंने तो इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा, तो इसलिए तो इनमें से कोई भी मेरे को रहनुमा नहीं दिखाई देता, ये कह रहे हैं। मोदी जी रहनुमा दिखते हैं। कौन दिखाई देता आपको रहनुमा? नरेंद्र मोदी जी रहनुमा दिखते हैं, जिनको हमने देखा है। ना मैंने उनको देखा, ना मैंने इनको देखा। तो तीसरी तस्वीर आपने लगाई नहीं। मुझको तो नरेंद्र मोदी में रहनुमा मुसलमानों को दिखाई देता है। वैसे इस बात को लेकर बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आपने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि आपको उन्हीं में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। क्या कहना, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा ही कहा जाएगा। तो क्या ये राष्ट्रीयता का चश्मा है जिससे आप देखते हैं इसलिए उनमें अच्छा ही दिखाई देती है? देश के प्रति समर्पित हैं, देश के लिए लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना कहा जाए। तो राष्ट्रीयता की बातों में एक बात और समझ लेना चाहता हूं, जब आप करते हैं तो कई लोग इसको कौम के खिलाफ क्यों देखते हैं? उनका अपना नजरिया है। ये नजरिया कायम रहेगा या बदलेगा? बदलना चाहिए, वक्त बदलेगा। ये विशफुल थिंकिंग है, बदलना चाहिए, या ये दुआ है? ये फैसला आप कीजिएगा। अगला देखिए। इनमें एक जैसा क्या है? महात्मा गांधी, मोहन भागवत, एक जैसा क्या है? उस वक्त के वो राष्ट्रपिता, चूंकि उनको तो मैंने देखा नहीं, आज के राष्ट्रपिता मैंने इनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनको मैंने देखा है। हालांकि उनके लिए एम्बेरेसिंग हो गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे मत कहिए, आप राजऋषि कह देते हैं, आप राष्ट्रपिता कह देते हैं, और ये वो कहते हैं कि हमको इस तरह की उपाधियां मत दीजिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो तब के थे, ये आज के हैं? आज के हैं और आज भी रहेंगे, और ये आगे भी रहेंगे। राष्ट्रपिता के संदर्भ में ये बातें एक बार फिर से इलियासी साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। पीएम मोदी के घर में एक नन्हा मेहमान आया। बीते दिनों ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपके जहन में क्या आया? बहुत अच्छा आया, और इससे एक उनका लगाव, उनका जो भाव गाय के प्रति, और उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से उन्होंने इसको अपने मेहमान को बुलाया है, ये बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। ये पॉजिटिव सिर्फ इमाम इलियासी साहब के लिए है? सभी के लिए, देश के लिए है। क्योंकि देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री जो इस समय जो कर रहे हैं वो देश के लिए ही है। अगला दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, इससे बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। ब्रुनेई के उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद में मोदी दिखाई दिए, आपके जहन में क्या आया? अच्छा आया। लेकिन आप ये जरा बताएंगे कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो असल में मुस्लिम कंट्रीज मानी जाती हैं। यहां भी देखिए, आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं मंदिर बन रहा है। अभी हमको ये भी सुनने में आया
कि एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहा, अब उससे अलग हो गया, लेकिन मुस्लिम कंट्री रहा, एक जो मुल्क है वो ये तय कर रहा है वहां बुर्का नहीं होगा, वो विकास के रास्ते पर चलेंगे, वो तरक्की याफ्ता होंगे। ये क्या असल में जो मजहब कहता है उसके खिलाफ जाना है? नहीं, दरअसल अभी जो तस्वीर आपने लगाई है मोदी जी की मस्जिद में, तो मस्जिद तो सभी के लिए होती है, खाली हिंदू या तजाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो दकियानूसी बातों को नहीं मानेगा। उसने अपनी दकियानूसी कौन सी चीजें उसको डिफाइन भी किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इमाम साहब के हिसाब से वो तरक्की याफ्ता सोच है या आपके हिसाब से वो धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ सोच? देखिए, धर्म को वो आज भी उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से मानना चाहिए। अभी आपको मैं बताता हूं कि जिस तरह से अब इंडोनेशिया को अगर आप देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, लेकिन वहाँ पर जो हिजाब है आप देखेंगे जो चेहरा उनका खुला होता है, लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ पूरा ढका हुआ होता है। तो मेरा मानना यह है कि अपने इस्लाम को भी मानते हैं, अपनी संस्कृति को भी मानते हैं, और इंडोनेशिया के जो लोग हैं, इसी तरह से तजाकिस्तान के लोग हैं, उन्होंने भी अपना एक नजरिया पेश किया है। वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इमाम साहब ने बड़े दो टूक तरीके से सही को सही, गलत को गलत कहा है, लेकिन अब एक बात मैं आपसे समझते हुए, अंबर जैदी, आप अकेली बची हैं। वो लोग जो तमाम लोग आए थे यहाँ सवाल पूछने के लिए, वो ना तो जवाब देने दे रहे थे, जवाब सुनने की भी उनमें सलाहियत नहीं दिखाई दे रही थी, पेशेंस भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके बाद हर एक चीज में ऐसे टोका जा रहा था जैसे उन्होंने एक अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड तरीका बना रखा है कि आज इनको बोलने नहीं देना। ये क्यों था? सबसे पहली बात तो शेर अकेला आता है, झुंड में आता नहीं है। झुंड में तो ऐसे कायर लोग वार करते हैं जिनको ऐसी जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये देखिए ये पहली बार नहीं है। आप जानते हैं कि मैं बहुत लंबे अरसे से टीवी में डिबेट्स करती हूँ और ये आए दिन का काम है। ये इनका पुराना नहीं, तो ऐसे लोगों का मोटिव क्या लगता है आप? ऐसे लोगों का कोई मोटिव नहीं है। ये लोग कौम का भला नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि ये थोड़े से फेमस हो जाएं और इनको राज में कुछ करने के लिए पार्टी में किसी उसमें मिल जाए। तो आज बहुत साफगोई से यहाँ बातें रखी गई, लेकिन साथ में एक बात और देखने को मिली कि कई बातें आपका उसमें कोई दूसरा मत हो सकता है, लेकिन क्या उसके लिए आप इतने इंटॉलरेंट हो जाएंगे, इतने असहिष्णु हो जाएंगे कि या तो आपके तरीके से बात होगी या बात होगी ही नहीं? क्या उसके लिए आप माइक फेंक कर निकल जाने वाला तरीका भी रखेंगे? क्या वो किसी दूसरे को बोलने नहीं देना, अगर वो बोलना शुरू करता है तो बीच में इतनी बार और इस तरीके से टोकना है कि वो इरिटेट हो जाए या चुप हो जाए या फिर कहे कि आप ही बोल लीजिए, मैं अब बोलना बंद करता हूं? क्या ये बातें सही हैं? क्या संवाद का ऐसा तरीका होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है और समाज के सामने एक बड़ा धर्म संकट भी है। बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मेरे वो तमाम मेहमान जो यहाँ आए और बगैर बात पूरी किए अपने तरीके से अपनी चीजें करके यहाँ से चले गए, वो मैं ये उनसे इल्तजा करता हूँ कि आइंदा ऐसा ना करें। उनको खुद भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा जब वो देखेंगे, लेकिन आपके सामने मैं रखूंगा जरूर ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन किस तरीके से बात रखता है, करता है, और असहिष्णु होने के जब आरोप लगाए जाते हैं तो कौन कितना सहिष्णु है ये भी आप अपने में तय कर सकें। अंबर जैदी, आप आखिर तक बनी रहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप सभी ऑडियंस यहाँ पहुंचे और अपनी बातें आपने रखी, आपका बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में आज इतना ही।